बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम क्लास 9th फिजिक्स की न्यू बुक जिसका चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 18 है, और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ये आज हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 4.1 क्वेश्चन है जी हमारे पास। पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ। अ कार ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड अराउंड टू कर्व्स विद डिफरेंट रेडियाई, फॉर विच रेडियस द कार एक्सपीरियंसेस मोर सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रूव योर आंसर। मतलब कार जो है वो मूव कर रही है, मतलब सादा लफ्जों में अगर हम बात करें तो वो दो डिफरेंट रेडियाई हैं। मतलब समझ लें कि गाड़ी जो है उसकी मूवमेंट, अगर मैं इसको कार बोलता हूँ, ठीक है, ये कार है अगर आपके पास, तो उसके पास दो रूट्स हैं, एक ये है, ठीक है जी, और एक ये है। अब वो जो मूव कर रही है, मतलब जो उसकी मूवमेंट है, हमने बताना ये है कि फॉर विच रेडियस द कार इसमें मोर सेंटीमीटर फोर्स, ठीक है, किस पर उसको ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड होगी। मतलब जब वो मतलब मूव कर रही है तो जाहिर है वो सर्कल में मूव कर रही होगी सेंटीमीटर फोर्स के वाले से। तो बताना हमने ये है यहाँ पर कि वो जो मूवमेंट है उसकी डिफरेंट दो कर्व्स हैं, मतलब एक ये बनती है और एक ये बनती है। अब देखना ये होता है कि हमारा कंसर्न क्या है। जो हमारी सेंटीमीटर फोर्स है उसमें रेडियस का कंसर्न फोर्स के साथ क्या होता है कि जितना रेडियस बढ़ा देंगे उतनी फोर्स कम होगी, क्योंकि वो उसकी क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो भाई आंसर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं 4.1 का। हम लिखेंगे a car is moving in curved path, a car is moving in curved path so the centripetal force is given by, जी देखिए क्या फॉर्मूला होता है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। देखें आर का और फोर्स का क्या रिलेशन है आपस में, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो वी कैन सी बाय फॉर्मूला that centripetal force ब्रैकेट में मैं एफ सी लिख देता हूं, ठीक है, एंड रेडियस आर, ब्रैकेट में आर लिख देते हैं जी, रेडियस आर आर इनवर्सली proportional to each other, so the car will experience large force in a curved track with smaller radius, than larger radius। जी बात की समझ आ गई कि फोर्स कब जो है वो ज्यादा फोर्स जो है लगानी पड़ेगी गाड़ी को, जब डिस्टेंस या रेडियस जो है कर्व पाथ में वो स्मॉलर होगा। जब रेडियस स्मॉलर होगा देन ज्यादा। तो ये था भाई इसका आंसर 4.1 का। इसके बाद हम आगे चलते हैं 4.2 की तरफ।
जी 4.2 में देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है। 4.2 में है ripe mango does not normally fall from the tree, but when the branch of the tree is shaken, the mango falls down easily. Can you tell the reason? देखिए वैसे जो मैंगो जब पक जाता है, मतलब राइप मैंगो, वो नॉर्मली फॉल नहीं करता ट्री से, मतलब वो मौजूद रहता है, फिक्स रहता है ब्रांचेस के साथ। लेकिन जैसे ही आप ट्री को हिलाते हैं, शेक करते हैं, तो उसके बाद मैंगो जो है वो फॉल करता है, गिरता है, आसानी से गिर जाता है। तो इसकी क्या वजह है, ये हमने रीजन देनी है। आंसर पहले लिख लें, फिर हम डिस्कस करते हैं। 4.2 का आंसर, a ripe mango does not fall, a ripe mango does not fall from the tree and stay at its position and stay at its position due to Newton's law of inertia. Law of inertia. But when the branch of tree, but when the branch of tree is shaken, the mango falls down easily. The mango falls down easily because shaking of the branch provides external force due to overcome the inertia and allows the gravity to pull the mango down. Pull the mango down. जी भाई, ये इसका आंसर होगा। देखें, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है या लॉ ऑफ इनर्शिया है, वो क्या कहता है? उसका मतलब ये होता है, उस लॉ के मुताबिक हमने देखा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो वो अपनी रेस्ट पोजीशन को सस्टेन रखना चाहता है, बरकरार रखना चाहता है। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो वो उसी कंडीशन में मूव ही रहना चाहता है। तो इसलिए मैंगो जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया के मुताबिक जो है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, उसकी वजह से तो वो अपने आप को सस्टेन रखता है, वो गिरता नहीं है, फॉल नहीं करता। लेकिन जब हम उसको ट्री को शेक करते हैं, हिलाते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर वो जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, हमने क्या किया कि हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी, जो उसने कहा था नहीं होनी चाहिए। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो जाती है तो न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो ब्रेक कर जाता है। इस वजह से जब शेक करते हैं तो मैंगो जो है उस पर से जो, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से वो गिर नहीं पा रहा होता, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, और उस पर एक दूसरी फोर्स एक्ट करती है, वो है ग्रेविटी की। तो ग्रेविटी की फोर्स जो है, यानी अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो अर्थ उसको अपनी तरफ पुल कर लेती है, खींच लेती है। इस तरह से मैंगो जो है वो नीचे गिर जाता है। ये था भाई 4.2। इसके बाद हम आगे चलते हैं 4.3 में, देखते हैं हमारे पास क्या है।
जी 4.3 में क्वेश्चन है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन रिलेशन टू ऑब्जेक्ट्स toppling over. Provide an example where an object's center of gravity affects its stability and explain how to altering its base of support can influence stability. मतलब इसमें हमने बेसिकली दो बातें डिस्कस करने के लिए उन्होंने बोला है कि हमने बॉडी जो है वो स्टेबल होता है तो वो किस किस बात पर वो डिपेंड करते हैं, तो हमने ये बताना है। पीछे भी हमने देखा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर और वाइडनिंग बेस एरिया पर वो डिपेंड करता है। दूसरा विद एग्जांपल इसको एक्सप्लेन करना है, तो मैं इसका आंसर जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 4.3 है ये जी। आंसर में लिखिए आप लोग सबसे पहले द स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन दो बातों पर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ए क्या है जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और बी क्या है वाइडनिंग बेस एरिया। वाइडनिंग बेस एरिया, जितना एरिया नीचे से वाइडनिंग होगा, या मैंने बोला था कि जितना वो हैवी होगा, ठीक है वो, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है दूसरी बात, उन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है वो कितनी लोअर है। तो अब हम इन दोनों चीजों को डिस्कस करते हैं। पहले ए पार्ट को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हेडिंग देंगे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पहले हम इसे डिस्कस करेंगे जी। बाय लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब जैसे मैंने आपको समझाया कि हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर लोअर होगी, बाय लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी objects can be made stable. Objects can be made stable. एग्जाम्पल इसकी अब दे दें भाई, यहां पर एग्जाम्पल क्या होगी इसकी। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं इफ द हैवी लोड्स आर प्लेस्ड, इफ द हैवी लोड्स आर प्लेस्ड, heavy loads are placed on the floor of the bus। ये हमने डिस्कस किया था, ये सारा पॉइंट आपको याद होगा। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी will be low, and bus will be in stable equilibrium, and bus will be in stable equilibrium। Stable equilibrium if the same bus is loaded, if the same bus is loaded with steel sheets, with steel sheets on the top, the center of gravity be raised। अब क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बी रेज, यानी ऊपर उठ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो जाएगा। इट इज now near to a state of अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, अनस्टेबल
इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, ये एग्जांपल थी। यानी अभी हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस किया, अभी दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाइडनिंग बेस एरिया। मैं इसको रेस करने जा रहा हूं, उससे पहले आपको बताता हूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर लोअर होता है तो फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। वो कब था कि जब आपने जितना लोड है, हैवी लोड कहां रखा है, प्लेस किया है बस के अंदर, और अगर आप टॉप पर रखती हैं, ऊपर रखती हैं, तो अब जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेस कर जाता है, तो अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, ज्यादा लफ्ज में। अब हम दूसरी बात है वाइडनिंग बेस एरिया डिस्कस करेंगे। जी, हेडिंग देंगे आप लोग वाइडनिंग बेस एरिया। वाइडनिंग बेस, वाइडनिंग बेस एरिया। तो वाइडनिंग बेस एरिया जो है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जांपल के साथ, जैसे हमने पीछे एग्जांपल से डिस्कस किया है, तो यहां पर हम एग्जांपल ले लेंगे किसकी, रेसिंग कार। तो भाई रेसिंग कार्स एग्जांपल है, रेसिंग कार्स ये हमने एग्जांपल लिया है जी। इसमें क्या होता है, देयर बेस एरिया आर इंक्रीज्ड, देयर बेस एरिया are increased, base area is increased चले देयर का वर्ड हमने यूज किया है तो एरियाज कर लें, ज्यादा गाड़ियों के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, रेसिंग कार्स है, देयर बेस एरियाज आर। ठीक है, अगर एक लिखेंगे, ठीक है, एक गाड़ी की बात होगी तो फिर हम लिख सकते हैं कि भाई इट्स बेस एरिया। अगर हम देयर कह रहे हैं तो फिर इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको देयर बेस एरियाज, ठीक है जी, आर इंक्रीज्ड by keeping the wheel, by keeping the wheel by keeping the wheel outside of their outside of their main bodies, main bodies, to increase the stability, to increase the stability. In these examples, in these examples, W mean weight and Fn reaction force, नॉर्मल फोर्स जिसको बोलते हैं, lie along the same line, lie along the same line, but if we try, but if we try to balance them, to balance them on their tips, on their tips, and tilt slightly, and tilt slightly, these will not come back, these will not come back to their original position by themselves,
एंड टॉपल ओवर। ठीक है जी। देखिए जी, वाइडनिंग की हम बात कर रहे थे कि वाइडनिंग बेस एरिया का हमें क्या फायदा होता है। दिस बेस एरियाज आर इंक्रीज, जब बेस एरिया बढ़ा दिए जाते हैं रेसिंग कार के, जैसे हमने बताया था कि उसके जो व्हील्स होते हैं उसकी बेसमेंट में गाड़ी के नीचे नहीं लगाए जाते, उसको साइडों पे लगाया जाता है। अगले पोर्शन में वो जो अगले पोर्शन में साइडों पर जो उसके व्हील्स लगाए जाते हैं, उसका मकसद ये होता है कि जो एरिया है, बेस एरिया है, उसको वाइड कर दिया जाए, थोड़ा सा वो वाइडनिंग में चला जाता है, फैल जाता है। ठीक है, उस वजह से क्या होता है, बाय कीपिंग द व्हील आउटसाइड ऑफ द मेन बॉडी टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, इससे गाड़ी की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जब वो गाड़ी मूव कर रही होती है, टर्न करती है स्पीड के साथ, या कोई भी उसमें आप देखते हैं, मतलब जब वो उसमें कंपटीशन में हिस्सा लिया होता है उसने, उसकी स्पीड तेज होती है, वो एकदम से मुड़ती है, तो उस शक्ल में हम देखेंगे उसमें स्टेबिलिटी रहती है। किस वजह से? क्योंकि हमने उसके व्हील जो है वो बाहर लगाए होते हैं, आउटसाइड, मतलब उसकी गाड़ी के नीचे नहीं, वाइडनिंग हमने बढ़ा दी होती है। तो इन दीज एग्जांपल डब्ल्यू जो वेट होता है और एफ एन लाई अलोंग द सेम लाइन हो जाते हैं, तो बट इफ यू ट्राई टू बैलेंस देम on their tips and tilt slightly, these will not come back to their original position by themselves and topple। और गाड़ी जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो उसको थोड़ा बहुत, जैसे ये गाड़ी सीधी जा रही है तो वो इस तरह से मतलब टिल्ट होती भी है, तो वो अपने आप को बैलेंसिंग पोजीशन में ले आती है। ये था भाई हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज के लिए बेटा इतना ही। तो इनको आपने अंडरस्टैंडिंग अच्छे से लेनी है और फिर आपने इसको प्रिपेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।